नेक्स्ट टॉपिक है एस्थमा। एस्थमा होता क्या है दरअसल? पैथोलॉजी में आपने पढ़ा होगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन, जिसका एक दूसरा नाम भी होता है, कॉमन नेम आम लोगों के लिए, तो एलर्जी। तो इस एलर्जी में या टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी में क्या मैकेनिज्म होती है एस्थमा के अंदर? इसमें होता है इन्फ्लामेशन। और ये जो इन्फ्लामेशन होता है इसकी वजह से हो जाता है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन जब होगा तो जाहिर सी बात है पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी, मसल स्पाज्म होगा तो चेस्ट पेन होगा। और जब नैरो हो जाएगा एयरवे तो एक तरह की साउंड आएगी सांस लेने पे, जो हवा अंदर जाएगी, इंस्पायरेटरी एयर होगी, वो आवाज प्रोड्यूस करेगी। और उस हवा की आवाज की वजह से जो साउंड डेवलप होगी उसको हम बोलते हैं व्हीज। तो तीन सिम्टम आपको हमेशा देखने मिलेंगे एस्थमा में, जिसको आप DCW से याद कर सकते हो। DCW। डी फॉर होता है डिस्निया। पेशेंट को सांस लेने में दिक्कत होगी। सी फॉर होता है चेस्ट पेन। तो मसल स्पाज्म जो होगा रेस्पिरेटरी मसल का, चेस्ट की मसल का, तो उसकी वजह से उसे बहुत दर्द होगा, उसे हम चेस्ट पेन बोलेंगे। और नैरोविंग की वजह से एक साउंड प्रोड्यूस होगी जिसे हम कहेंगे विस्लिंग साउंड या व्हीज। तो ये होता है एस्थमा के अंदर। अब हम तो यहाँ फार्मेकोलॉजी पढ़ रहे हैं, ना तो पैथो पढ़ रहे हैं ना मेडिसिन पढ़ रहे हैं, जो हम उसके कॉज, रिस्क फैक्टर, इन्वेस्टिगेशन की तरफ जाएंगे। यहाँ हमें डायरेक्टली जाना है कि इसका हम ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट कैसे करेंगे एस्थमा का। तो ट्रीटमेंट या मैनेजमेंट के लिए आपने जैसे ऊपर देखा क्या क्या हो रहा है पेशेंट के साथ। दो चीजें हो रही हैं यहाँ। एक हो रही है ये इन्फ्लामेशन, और दूसरा हो रहा है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन। इन दो को हम मैनेज करेंगे। इन्फ्लामेशन को खत्म कर दो, ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन को बदल दो ब्रोंको डायलेशन में, पेशेंट खुशी खुशी हंसता हुआ घर जाएगा। तो कैसे मैनेज करेंगे वो देखना है। एक, पहले हम ब्रोंकस को डायलेट करने का काम करें। उसके लिए हम यूज करेंगे ब्रोंको डायलेटर। ब्रोंको डायलेटर एक तरह से कहलाती है आरटी। आरटी का मतलब होता है रिलीफ देने वाली थेरेपी, यानी रिलीविंग थेरेपी या रिलीवर थेरेपी। तो ब्रोंको डायलेशन करवाना इज रिलीफ देना, नोन एज रिलीवर थेरेपी। तो रिलीवर थेरेपी में हमारे पास क्या क्या होना चाहिए उसको हम याद करेंगे बैटमैन के नाम से। ठीक है, तो जो रिलीवर थेरेपी होती है नॉर्मली यूज की जाती है एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में। तो इसको हम ऐसे लिख देते हैं, ये जो आप ब्रोंको डायलेटर दे रहे हो ये एक्यूट अटैक पे दे रहे हो। एक्यूट अटैक में हम क्या दे रहे हैं? ब्रोंको डायलेटर। और इसमें जो ड्रग्स होती हैं उसको हम याद करेंगे डेट नेम के नाम से। यहाँ लिख दिया मैंने BA, और ये लिख दिया T। पहले इसको फुल फॉर्म कर दे रहे हैं। B4 क्या होता है? बीटा 2 एगोनिस्ट। बीटा 2 एगोनिस्ट। रिसेप्टर की कंसेप्ट एंड मैकेनिज्म अगर आपकी क्लियर है तो आप समझ जाओगे बीटा 2 एगोनिस्ट क्या करते हैं। एगोनिस्ट वो दवाइयां होती हैं जो उस रिसेप्टर का जो भी काम हो उसका और वो काम इनहेंस कर देती हैं वो दवाइयां। अब वो जब इनहेंस हो जाता है तो जैसे बीटा 2 एगोनिस्ट का काम क्या है? ब्रोंकस का डायलेशन करना। अब यहाँ हो रखा है ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन।
तो जब आप बीटा टू एगोनिस्ट लोगे तो वहां जाकर वो कहेंगे भैया थोड़ा सा और डायलेट कर दो। अब उसको तो नहीं पता बीटा टू के रिसेप्टर को कि पहले से ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन हुआ पड़ा है और ये दवा के हमसे इसलिए कह रही है कि पेशेंट मर ना जाए। तो बीटा टू एगोनिस्ट मतलब जो रिसेप्टर का काम था वो और काम को बढ़ा देते हैं, एनहेंस कर देते हैं या उसको सपोर्ट कर देते हैं। तो पहला हम बीटा टू एगोनिस्ट देंगे, ब्रोंको डायलेशन हो जाएगा मान के चलो। इससे काम नहीं चलता है तो हम ऐड कर सकते हैं एंटीकोलिनर्जिक ड्रग। एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। एंटीकोलिनर्जिक ड्रग इसलिए जो कोलिनर्जिक ड्रग होती है वो ब्रोंको कॉन्स्ट्रिक्शन का काम करती है, तो उसको रोक दो, प्रिवेंट कर दो। तो एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर दो, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग दे दो। तो वो रोकने का काम, बढ़ाने का काम करे ना करे, रोकने का काम नहीं करेंगी। फिर ब्रोंकस को डायलेट कर रही है या नहीं ये बात का मैटर हो जाएगा, एंटीकोलिनर्जिक ड्रग जो कॉन्स्ट्रिक्ट कर रही थी उससे रुक जाएगी। तो एंटीकोलिनर्जिक ड्रग कोलिनर्जिक रिसेप्टर को ब्लॉक कर देती है, इसीलिए उनका नाम है। मान के चलो इससे भी रिलीव नहीं हुआ तो आप थियोफिलिन देंगे। थियोफिलिन। थियोफिलिन से भी काम नहीं चल रहा है तो मैग्नीशियम सल्फेट। तो बैटमैन में यहाँ MAN, यहाँ पर M का मतलब होगा मैग्नीशियम सल्फेट। तो ये क्या कहलाती है? ये जो ड्रग्स के नाम है इनकी एक बाकायदा KD त्रिपाठी की जो छोटी वाली बुक आती है जिसमें सिर्फ क्लासिफिकेशन दिया होता है, उसको जरूर रखा करो अपने पास। उसमें क्लासिफिकेशन में ड्रग्स के नेम होते हैं और हर साल अपडेटेड वर्जन आता है, नई नई ड्रग ऐड होती रहती है। तो पुराना वाला ज्यादा रखना भी नहीं चाहिए, ऑलवेज अपडेटेड रहना चाहिए। मेडिकल लाइन में अगर सक्सेसफुल होना है और बहुत बढ़िया नाम कमाना है, पैसा सब कमा लेते हैं, नाम कमाइए ठीक है, लोगों की हेल्प करके, उनकी जिंदगियां बचाकर, उनको ठीक करके, उनके फेस पे स्माइल लाकर। तो अपडेटेड रहिए ऑल इंफॉर्मेशन से, अपडेटेड रहिए ऑल साइड इफेक्ट से, अपडेटेड रहिए ऑल कॉन्ट्राइंडिकेशन से। एनीवे यहाँ पर ब्रोंको डायलेटर्स या रिलीवर थेरेपी देके हमने क्या किया कि एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा को कंट्रोल कर लिया। अगर पेशेंट का जो एस्थमा है वो क्रोनिक या परसिस्टेंट है, एक्यूट है ही नहीं, तब क्या करेंगे? तो सिचुएशन फिर दूसरी हो जाएगी। यहाँ हमने किस कलर से लिया था? रेड से। तो सेकंड नंबर को भी हम रेड से ही लिखेंगे। ये हमने रेड कलर ले लिया। यहाँ हमने नंबर 2 लिखा। और यहाँ हमने जो ऊपर लिखा था ना ब्रोंकोडाइलेटर्स यानी रिलीवर थेरेपी, अब यहाँ नाम लिख देंगे हम। क्योंकि वो जो क्रोनिक या परसिस्टेंट एस्थमा बना हुआ है उसका मतलब ये है कि ब्रोंकस कॉन्टिन्यूस डाइल कॉन्स्ट्रिक्ट नहीं है, वहाँ इन्फ्लामेशन है उसकी वजह से ऐसा हो रहा है। तो इसको हम बोलेंगे क्रोनिक, इसको हम बोलेंगे एंटी इन्फ्लामेटरी। और एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहलाती है मेंटेनेंस या कंट्रोलर थेरेपी। तो हम इसको लिख सकते हैं मेंटेनेंस थेरेपी MT या फिर कंट्रोलर थेरेपी CT। तो वो कौन सी होती थी? वो होती थी RT रिलीवर थेरेपी जिसमें एक्यूट अटैक आता था। ये कौन सी होती है? ये है मेंटेनेंस थेरेपी या कंट्रोलर थेरेपी MT या CT, है ना। और इसका यूज हम कहाँ करते हैं? या क्रोनिक या परसिस्टेंट अस्थमा में। क्रोनिक या परसिस्टेंट अस्थमा में इसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये करता क्या है, मतलब ये वाली दवाइयाँ करती क्या है? वो वाली दवाइयाँ ब्रोंकस को डायलेट कर रही थी, ये क्या करती है? ये रिकरेंट अटैक को, बार बार होने वाले अटैक को या सेकेंडरी अटैक को रोकती है। तो ये प्रिवेंट रिकरेंट अटैक। रिकरेंट अटैक का दूसरा नाम होता है सेकेंडरी अटैक। ठीक है। कौन कौन सी ड्रग है और कैसे याद करना है? तो इसको हम याद करेंगे एमलॉल CN के नाम से। एमलॉल CN। हमने यहाँ लिख दिया एन, यहाँ लिख दिया लॉल। M लॉल
CM। ठीक है। M का मतलब होता है मास्ट सेल को स्टेबिलाईज कर दो, जहां से वो ग्रेन्यूल्स निकलना है जो इंफ्लेमेटरी मीडिएटर छोड़ेंगे। तो पहली वाली दवा जो होती है उसका नाम होता है मास्ट सेल स्टेबिलाईजर। एल का मतलब होता है अगर मास्ट सेल स्टेबिलाईजर से काम नहीं हुआ तो ल्यूकोट्रीन एंटागोनिस्ट देंगे हम। ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर जिसे हम बोलते हैं लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे के इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स। ये पैथोलॉजी का पहला जो चैप्टर है सेल इंजरी, दूसरा जो चैप्टर है सेल इन्फ्लामेशन। सेल इंजरी एंड इन्फ्लामेशन, ये दो चैप्टर को बिल्कुल रट लो बहुत अच्छे से, सक्सेसफुल डॉक्टर बनना। लॉक्स इनहिबिटर, अगर मास्ट सेल ने स्टेबिलाईजर दिया, ल्यूकोट्रीन इनहिबिटर दिए, एंटागोनिस्ट दिए, नहीं कोई रिलीफ मिल रहा है पेशेंट को या कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो हम तीसरा देंगे ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। तो ल्यूकोट्रीन रिसेप्टर एंटागोनिस्ट तीसरे नंबर पे हम देंगे। लिपो ऑक्सीजनेज पाथवे के इनहिबिटर सेकंड नंबर पे देंगे। तो आप तीन दवाइयां दे चुके, अभी भी कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो फोर्थ नंबर पे आप इसमें ऐड कर सकते हो सबसे बढ़िया दवा कॉर्टिकोस्टेरॉइड। कॉर्टिकोस्टेरॉइड, और मान के चलो कोई कॉर्टिकोस्टेरॉइड से रेजिस्टेंट है, क्रॉस का मतलब है रेजिस्टेंस, ठीक है। जहां भी मैं आगे क्रॉस बनाऊंगा समझ जाना कि वो फार्मा के अंदर रेजिस्टेंस का सिंबल है। फार्मा के अलावा दूसरा सब्जेक्ट है तो वो दूसरी जगह का सिंबल होगा। तो कोई पेशेंट है जिसमें उसको हम रेजिस्टेंस को रेड कलर से डिनोट करें तो ज्यादा बढ़िया है, तो रेजिस्टेंस है, तो तब उसको हम क्या देंगे लास्ट में, मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, MAB। ठीक है। अब एक्यूट अटैक ऑफ अस्थमा में और सीवियर अस्थमा में थोड़ा फर्क होता है। ये तो जनरल कंसीडरेशन थे ट्रीटमेंट के कि हम या तो रिलीवर थेरेपी दें अगर एक्यूट अटैक है, या फिर हम एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स दें अगर मेंटेनेंस या कंट्रोलर थेरेपी के रूप में हम पेशेंट को ठीक कर रहे हैं, रिकरेंट अटैक को प्रिवेंट करने के लिए। तो ये जनरल कंसिडरेशन था, बट अगर एक गाइडलाइन बोलते हैं जिसे हम गीना कहते हैं, गीना 2023, ठीक है, एक गाइडलाइन होती है गीना 2023। गीना 2023 में क्या है, उसकी जो फुल फॉर्म है वो है ग्लोबल ग्लोबल इनिशिएटिव फॉर अस्थमा मैनेजमेंट। ग्लोबल इनिशिएटिव, ब्लैक कलर ले लेना उससे ज्यादा अच्छा दिखेगा। ग्लोबल इनिशिएटिव और अस्थमा मैनेजमेंट, और ये गाइडलाइन तैयार हुई थी 2023 में ग्लोबल लेवल पे कि सेम टाइप का मैनेजमेंट रखो भैया पूरे दुनिया के एस्थमेटिक पेशेंट के लिए। तो इसको हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में, मैनेजमेंट ऑफ अस्थमा बाई गीना।